आप सबके सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की परीक्षा है और एक बड़ा सा लक्ष्य इसलिए भी है क्योंकि यह आने वाले एक साल तक आप किस मुख्य परीक्षा में बैठेंगे इसका निर्धारण करता है। हमारे पास साल 2021 और साल 2022 के अनुभव हैं कि कितने अंक लाने पर कौन सी परीक्षा में बैठा जा सकता है और कितने परसेंटाइल लाने पर हमें चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम एग्जाम्स में हम बैठ सकें। तो जो हमारे अनुभव हैं वो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की ओर हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या जब न्यूनतम होती है तो कट ऑफ हमारी ज्यादा जाती है। अगर हमारे ज्यादा नंबर रहेंगे तो हम हर एक परीक्षा की भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर हम 2021 और 22 के अनुभव को कंबाइन करें और समझें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चयन के करीब ले जाती हैं, तो मतलब जो मुख्य चीजें हैं, पहला आपका 25 प्रश्न गणित से आता है। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में तो 5 ही अंक दिखा गया। नहीं, 5 अंक ऐसा होता है जो बिल्कुल नॉर्मली आता है, सामान्य अंक गणित के। और मैं बता दूं, इसी अंक गणित के सहारे 20 प्रश्न 20 अंक के ऐसे आते हैं जो आपके ग्राफ एवं तालिका के होते हैं। सही बात है ना। तो ग्राफ और तालिका ये दो ऐसे टॉपिक्स हो गए जो आपको 25 नंबर आपको मुफ्त के मिल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन होता है, होता होगा या होता रहा होगा, लेकिन जब मेरी आप क्लासेस एक नहीं 4-5 क्लासेस जब आप करेंगे देन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस इज वेरी वेरी इजी। सो मैं हूं अतुल तिवारी, आप देख रहे हैं गाइडर यूट्यूब चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी यात्रा में ये सबसे मददगार चीज होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे तो मैंने डिटेल्स नहीं लिख रखी हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और लिखेंगे वहां पे गाइडर अतुल, ये टेलीग्राम पे आप लिखेंगे, हमने अपने चैनल से ही इसको बना रखा है टेलीग्राम, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जाके आप इन चीजों को भी समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ग्राफ और तालिका, जैसे मैंने इस थंबनेल पर भी लिखा होगा। इसके अलावा चयन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाएगा 10 अंकों का करंट अफेयर और 10 अंकों का सामान्य जागरूकता, ये भी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, 5 अंकों वाली रीजनिंग भी आपको मुफ्त में मिल जाएगी, यानी उतनी कठिन परीक्षा ये नहीं है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि ज्यादा नंबर कैसे लाए जाएं। तो ज्यादा नंबर लाने वाली पहली क्लास होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। जितना एक अकेला आदमी कर सकता है वो सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ग्राफ और तालिका कोई चैप्टर या कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसा नहीं है। ग्राफ और तालिका क्यों चुना गया आपके सिलेबस में? क्योंकि ग्राफ और तालिका आपसे 4-5 चैप्टर्स के नॉलेज के डिमांड करता है, यानी कि इसको पढ़ने से पहले आपको पहला चैप्टर जो आना चाहिए वो औसत आना चाहिए। सबसे पहले आपको औसत करना आना चाहिए, संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अनुपात आना चाहिए, अनुपात का चैप्टर आपको आना चाहिए, जिसको आप रेशियो का चैप्टर कहते हैं। हाँ, मैं वो बात बता रहा हूं जो बाकी नहीं बताते हैं। पहला आपको औसत का चैप्टर आना चाहिए, दूसरा आपको अनुपात का चैप्टर आना चाहिए, तीसरा और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रतिशत, ये तीसरा चैप्टर होता है। चौथा चैप्टर होता है लाभ और हानि। ये 4 चैप्टर्स की आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है, मस्ट नो। और इसमें कोई बहुत टाइप वाइज सवाल नहीं, इनके आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ो तो पता चला 10 दिन तक परसेंटेज चल रहा है, खूब सारे टाइप चल रहे हैं, ये वाला टाइप वो वाला टाइप, है ना, लाभ हानि लगाया तो ये क्रय वो विक्रय, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक्स आने चाहिए, औसत के, अनुपात के, प्रतिशत के और लाभ हानि के बेसिक्स आने चाहिए। मैं वो कुछ बेसिक्स आपको बता भी सकता हूं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, जितने जरूरी हैं उतने तो मैं यहीं पे बता सकता हूं, बाकी मैं ही कवर करा दूंगा आगे चल के भी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ग्राफ और तालिका नहीं कर पाएंगे, आप जान लीजिए। पहला है भाई, औसत कैसे निकलता है? तो औसत ऐसे निकलता है कि आप सभी पदों का योग कर लें, सभी पदों का योग, यानी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको जोड़ लीजिएगा और पदों की संख्या से डिवाइड कर लीजिएगा। अभी हो सकता है कि आगे मैं भी दिखाऊंगा, आगे मैं चल के दिखाऊंगा आपको भाई ये पदों की संख्या है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि आपको अनुपात का चैप्टर आना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे।
अनुपात में जैसे मैं दो लोगों के अनुपात की बात करूं, ए और बी अगर 2/3 है, तो आपको अनुपात में ही ए को 2 मानना रहेगा और बी को 3 मानना रहेगा। आप इसको एक्स और वाई से भी कंपेयर कर सकते हो। ज्यादा बहुत डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे 30 और 42 कोई संख्या दी गई है, तो आप इसको काट के जो है 6 पंचे 30 और 6 सते 42 बता सकें कि 5 और 7 इसका अनुपात होता है। और अनुपात में कौन टोटल कैसे बनता है ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर ये दो राशियों की बातें हैं तो ये 7 5 12 हो जाएगा। अगर ये किसी एक राशि के हिस्से हैं, जैसे 7 में से 5, तो एक हिस्सा 5 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 2 हो जाएगा। ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन हाँ अनुपात का आपको चैप्टर इसका आना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको जानकारी में होना चाहिए, वो है परसेंटेज। और इसमें 2 फॉर्मूले आपको जानने हैं, उतने से आपका काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, अगर कभी आपको बोल दे ए का बी परसेंट निकालिए, ए का बी परसेंट निकालिए या एक्स का वाई परसेंट निकालिए, तो आप ए इंटू बी बाई 100 कर देना। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल आपको जो जानना है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो जैसे आपने अलंकार पढ़ा है ना उपमेय और उपमान में, तो इसको ऐसे याद रखना है कि जिसकी तुलना की जाएगी उसको अंश में रखना है और जिससे तुलना की जाएगी उसको हर में रखना है। यानी x की तुलना हो रही है, y का मतलब y से तुलना हो रही है, x अपान वाई इंटू 100। ये आपको पता होना चाहिए, ये परसेंटेज के बेसिक्स हैं। और इस पर मैं कोई सवाल नहीं लगवा रहा, अभी डिटेल आएंगे। जो मैं ग्राफर तालिका के मैंने सवाल लिए हैं ना साल 2021 के, उनमें भी आएगा। चौथा इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको पता होना चाहिए वह है लाभ और हानि। और इसमें पूरा चैप्टर वाइज या फिर टाइप वाइज नहीं पता है, आपको सिर्फ इसको रीसेट किया था, और जब से मैंने इसको रीसेट किया है ये अपनी परम अवस्था को प्राप्त हो गया है। यानी कि ये अब जो है ऐसा चल रहा है कि जैसे इसको नहीं चलना चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता हो कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। जब ये आपको निकालना हो तो यहां आप लाभ लिखें, यहां आप हानि लिखें, नीचे आप क्रय मूल्य लिखें और गुणा कर दें 100 के साथ। मुझे नहीं पता कि ये सारे बेसिक्स आपको किसी ने बताए हैं या नहीं बताए हैं, लेकिन इन पर मैं कोई सवाल नहीं करा रहा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इनकी मैं अलग से डिटेल में क्लास करा दूंगा, सिर्फ बेसिक्स की, सिर्फ बेसिक्स की। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किए हैं कि क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई थी, और इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूंगा, है ना। तो आप अपनी नजर स्क्रीन पर रखें, क्योंकि ये ग्राफ और तालिका के सवाल इतने बड़े होते हैं कि इस स्क्रीन पर मेरे लिए जगह नहीं है, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं। कभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जिनके पास है वो खुशियां मनाएं, हम भी मना रहे हैं, जो है वही पर्याप्त है ना। चलो, आपका स्नेह प्यार रहा तो सब कुछ हो जाएगा जैसे होता आया है। तो इसलिए मैं स्क्रीन से हटने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि ग्राफ भी है और क्वेश्चंस भी हैं। आप सिर्फ स्क्रीन पर नजर रखना, एक एक पॉइंट में आपको समझा दूंगा। मैं इस ग्राफ की पहले व्याख्या कर देता हूं कि ग्राफ क्या कह रहा, फिर मैं आपके सामने से हटता हूं। द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी। मैंने पहले ही कहा कि आपको अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, और यही बात यहां लिख रखी है। अब इसको डिकोड करना उतना इजी नहीं है, मैं बताता हूं। देखो, मार्क्स ऑफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अनुपात है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक डिकोड में कर देता हूं, फिर आप समझना। जैसे पहला छात्र है, पहला छात्र, मैं भी सवाल भी लगाऊंगा क्योंकि आज अपना बेसिक से पहली कहानी है, तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला छात्र के अगर हम बोलें कि भाई इतिहास और भूगोल का तुम्हारा अनुपात है 0.65, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अनुपात क्या है ये। एक्चुअली में इसको हम 65/100 लिख सकते हैं ना। 5 से अगर हम काटें तो ये 13/20 हो जाएगा। इसका मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो है दोस्तों, वो 13/20 है। लेकिन ये चीज कौन समझेगा? जो थोड़ा बहुत जानता है, या जो अब मेरी क्लास करेगा। जो अब मेरी क्लास करेगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो हिस्ट्री का नंबर 13 मान लीजिए और ज्योग्राफी का नंबर 20 मान लीजिए। अगर मैं आपसे पूछता कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो 0.65 है, तो ये बताओ कि इतिहास के नंबर ज्यादा है कि भूगोल के? कैसे बता पाते
भाई हम तो ऐसे नहीं देख के बता सकते ना, तो हमको ये बताना पड़ेगा। अब हम बता सकते हैं कि ज्योग्राफी 20 है, इतिहास 13 है। ये इसका भाई बेसिक सेंस है। अब देखो यही चीज अगर हम फॉलो करें, मैं आपको, चलो इस सवाल को मैं अपने को थोड़ा सा छोटा करके मैं अभी यही बता देता हूं, क्योंकि मेरा रहना जरूरी होता है। सवाल को अगर आप पढ़ो, इसमें सवाल ये तो मैं आपको समझा रहा था भाई, 13/20 आया है, फिर भी ये एक सवाल हो चुका है। मतलब पहले वाले जो छात्र ने लगाया है वो 13/20 आया है, हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, पहले छात्र ने। दूसरा छात्र का हम आगे लिख लेंगे। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो ये क्या है? हिस्ट्री अपान ज्योग्राफी है। भूगोल में इतिहास से ज्यादा, तो देखो इसका 20 है, इसका 13 है, ज्यादा है ना। अब इसका मैं एक और सेंस आपको बताता हूं कि इसको हम और कैसे इजीली कर सकते हैं। जो दशमलव, जो भी यहां पे रेशियो लिख रखे हैं, मैं आपको एग्जैक्टली एक तरीका बताता हूं, और ऐसे तरीके ही एक्चुअली में आपके काम आएंगे। ऐसे दशमलव जो एक के नीचे वाले हैं, जैसे 0.65, 1, 2, 3, 4, कितने हो गए भाई? 4। तो आपसे ये पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो, जिन्होंने, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो क्या आप 4 उत्तर कर पाओगे क्या? और मैं तो कहता हूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए हमने दूसरे छात्र का निकालना प्रारंभ किया और हमने कहा कि भाई दूसरे छात्र का 0.85 है, तो हम इसको 85/100 लिख सकते हैं ना। तो हिस्ट्री का 85 हो गया, ज्योग्राफी का 100 हो गया। तो भाई हिस्ट्री तो 85 है, ज्योग्राफी 100 है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री से ज्यादा हो गई। इसने यही पूछा कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। यानी आप समझो कि आप देखो 0.85 लिखा, अगर इसी को मैं 1.25 लिख दूं दोस्तों, तो ये 125/100 आएगा। यानी यहां समझने वाली बात क्या है कि अगर दशमलव एक से ज्यादा है, देखो 1.25, 1.10, तब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा आता है, और दशमलव अगर एक से कम है तब नीचे वाली वैल्यू बड़ी आती है। अगर उसने पूछा कि इतिहास में ज्यादा है, यानी हमको ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा चाहिए, हिस्ट्री वाली, अंश वाली वैल्यू वहीं ज्यादा होगी जहां का अनुपात एक से ज्यादा है। आप देख लीजिए 1.25, 1.4 और 1.55, तो ये 3 ऐसे विषय होंगे। अगर ये पूछता कि कितने छात्रों ने इतिहास, भूगोल में इतिहास से ज्यादा नंबर पाए, भूगोल में इतिहास से ज्यादा, ये इतिहास में भूगोल से ज्यादा, तब उत्तर 4 होता। तो मुझे लगता है मैं ये बात समझा पा रहा हूं, और नहीं समझा पा रहा हूं तो एक बात और देख लो। अगर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहां पे ऐसे लिख देता हूं कि भाई ये है 1.25, और एक जगह में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिख देता हूं 0.75, दोनों में अंतर देख लो। ये है 125/100 और ये है 75/100। तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा है और यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से कम है। यानी दशमलव जब एक से ज्यादा होता है तो अंश वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और दशमलव एक से कम होगा तो हर वाली वैल्यू ज्यादा होगी। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखो, अभी तो बहुत सारे सवाल इसमें बचे हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि वही वाला ग्राफ है, 5 सवाल रहेंगे। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, और उनके नाम भी आपको बताने भाई, उनके नाम भी आपको बताने हैं। मैं कह रहा हूं कि भूगोल की अपेक्षा किनको कम नंबर मिले, यानी भूगोल में किसको इतिहास से ज्यादा नंबर मिले हैं। और यह रेशियो किसका था? यह हिस्ट्री टू ज्योग्राफी है। यानी ऐसे अनुपात जो एक से कम रहे होंगे, देख लो आप 0.65, 0.85, 0.35 एंड 0.95। सो योर आंसर गोज टू 1, ये है 2, ये है 3, ये है छठवां, तो 1 2 3 6। इतना आसान होता है ग्राफ और तालिका को लगाना। और ये ओरिजिनल पेपर है साल 2021 का। ऐसे मैं 22 का 23 का नहीं 22 का कराऊंगा, 23 का पेपर के बाद कराऊंगा। समझ में आ रहा? जिनके अनुपात हैं एक से कम, वह है भूगोल वाले ज्यादा। अगला सवाल देखो। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल में छात्र 3 से 4, छात्र 3 से, यह है छात्र 3 और यह है छात्र 4 के, देखो प्रतिशत का काम आ गया, प्रतिशत का काम आ गया। यही मैं कहता हूं कि कोचिंग कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड कोर्स किसी का ले लो फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक आपके पक्के होने चाहिए एकदम। ठीक है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज का काम आ गया। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। समझना जरा, समझना। अगर हम छात्र 3 की बात करें साथियों, दिख तो रहा है ना,
छात्र 3 की अगर हम बात करें साथियों, राइटिंग मेरी इस पेन पे अच्छी नहीं रखती है, प्रकाशीय पेन है ये, तो यहां है 0.35, जिसको आप 35/100 लिख सकते हो। यू कैन राइट ना, 3 से 4 लिख सकते हो। फिर ये छात्र 4 का देखो, आप कहोगे अभी तो टेंशन होने वाली, हाँ टेंशन तो होने वाली। ये क्या है पता है आपको ना, हिस्ट्री टू ज्योग्राफी है। छात्र 4 पे जब आप जाओगे तो इसका रेशियो है 1.25, दैट मीन्स ये 125 और अपान 100 हो गया। ये क्या है, यह भी हिस्ट्री टू ज्योग्राफी ही है। यानी आपको छात्र 3 और छात्र 4 दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आपका काम है केवल परसेंटेज निकालना। तो क्या हम निकाल सकते हैं? कुछ लोग सोचेंगे कि हम निकाल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है साथी। रेशियो कभी भी वास्तविक मान नहीं होता, इसको आप जान लो। जैसे अगर हम 2 आदमी हैं, 2 लोग हैं अगर मान लो, और एक आदमी कमाता है, जैसे इसको हम पहले व्हाइट कर लें भाई, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा। जैसे 2 लोग हैं आपके पास, जैसे ए और बी, मैं कह दूं कि ए और बी के अनुपात, आय का अनुपात है 3 और 4, तो क्या इसका मतलब यह है कि ए 3 रुपए और बी 4 रुपए कमाता है? जरूरी नहीं। ए 300 भी कमा सकता है, 400 भी कमा सकता है। 3000, 4000 और 30,000, 40,000 कमाएंगे, तब भी इनका अनुपात 3 और 4 ही रह जाएगा। इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह होता है कि जब अनुपात दिया गया और केवल अनुपात दिया गया, तब आप कभी भी वास्तविक मान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर 80 नंबर लाने का पेट में इरादा है, वादा है, हम ले आएंगे, लेकिन समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये 25 नंबर फ्री के दिलाऊंगा, मैंने वादा किया। इसका मतलब यहां हमारे आंकड़े अपर्याप्त है। हम कैसे डिसाइड कर लें कि छात्र 3 ने कितने में अर्जित किए, छात्र 4 का मैक्सिमम नंबर क्या है? ये तो एक रेशियो है, ये ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है। ये तो एक महज एक रेशियो है, ये केवल एक रेशियो है। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का 84 नंबर। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा? ये सवाल बढ़िया, ये अच्छा। तो भाई जो मैक्सिमम अधिकतम है वो 1.55 है, 1.55 मैक्सिमम है, और जो न्यूनतम है देखो 0.35 है। तो 1.55 में जब आप 0.35 घटाओगे, 55 में 35 घटाओगे तो 20 वैसे भी आएगा। 1.20 इज द करेक्ट आंसर। 4 सवाल खत्म हो गए। 5वां देखो, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। अब देखो ये यहां पे आ गया, हमने इसीलिए कहा रेशियो आपको आना चाहिए। छात्र 4 की बात हो रही है, ये रहा आपका छात्र 4, और छात्र 4 का ये वैल्यू है 1.25। छात्र 4 का रेशियो है 1.25, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। 1.25 को हम लोग लिख सकते हैं 125/100 लिख सकते हैं। भूगोल में इस बेचारे को 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक क्या? ये किसके रेशियो हैं? ये है हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, H2G, और यह है 125/100। अगर आप चाहो तो और काट भी सकते हो, जैसे 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 काट सकते हो। यानी हिस्ट्री टू ज्योग्राफी आप चाहें तो 5/4 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं अगर बता दूं ना कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि आप तो तहलका मचा दोगे। कैसे मचा दोगे? सुनना भाई, ऐसे घबराने की बात नहीं है। जैसे ये आ गया 5/4, यहां से हमने इसको काट दिया 25 से। अब उसने कहा कि भूगोल में 60 अंक। भाई देखो 4 है भूगोल, ये भूगोल है ना, इसमें मिले हैं 60 अंक। देखो 4 का कितना गुना 60 होता है? आप बोलोगे 15 चौके 60। अगर मेरे प्यारे साथी वहां पे 15 चौका 60 हुआ है, तो ये इतिहास उसी सवाल में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी और छात्र का बोलता तो डेटा पर्याप्त हो जाता। 15 से इसमें भी गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। 15 पचे 75, यानी इतिहास में उसको 75 अंक मिले। 5 नंबर मिले कि नहीं मिले, आप बताओ। तो ये एक सवाल खत्म हो गया, 5 अंक आपको मिल गए। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे, ये तो अभी मेरी सॉल्विंग की क्लास है। जब मैं डिटेल क्लास लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको थोड़ी थ्योरीज भी पढ़ाऊंगा और थोड़ा और आराम से पढ़ाऊंगा, देन यू भी फील कि ये उतना कठिन नहीं है जितना हमने समझा है इसको। आप बताओ। चले नेक्स्ट ग्राफ पे चले। एक और ग्राफ मैंने यहाँ पे ले रखा है, टेबल में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। चले देखो भाई, पहले इस ग्राफ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि ग्राफ किस बारे में है और क्या हमसे ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि कच्चे ऊन का उत्पादन है मीट्रिक टन में, कि भाई साल 2013-14 में 56 मीट्रिक टन पैदा हुआ, साल 2014-15 में 51 मीट्रिक टन पैदा हुआ,
साल 2015-16 में 53 मीट्रिक टन पैदा हुआ। ऐसे ही पैदावार का इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, अब चलो देखो सवाल क्या है। कच्चे ऊन का उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, उच्चतम वृद्धि। अब ये मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर 1718। देखो पहली बात तो 56 से 51 से 53 ये उतनी बड़ी बड़ी वृद्धि नहीं है। ये एक तो 53 से या तो भाई 65 हो सकती है या 65 से 76 हो सकती है। 53 से 65 में 12 अंक बढ़े हुए हैं और 65 से 76 में 11 अंक बढ़े हुए हैं। अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, सवाल का उत्तर दो। तो उतना टाइम टेकिंग है ही नहीं। अगर मैक्सिमम वृद्धि यहाँ पे देखें, ये तो लॉस वाला है, यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई और यहाँ पे 5 की वृद्धि। तो बता दो किस साल में ज्यादा वृद्धि हुई? 2016-17 में हुई है, क्योंकि देखो यहाँ 12 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। लगा दीजिए 2016-17, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी और भी कुछ पूछेगा। दूसरा सवाल इसका देखो, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया? देखो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 8 साल है। मैंने कहा देखो परसेंटेज का काम आ गया। तो पहले 4 साल का डेटा एक तरफ लिख लो। पहले 4 साल में आपके पास है 56, आपके पास है 51, आपके पास है 53 और आपके पास है 65। मैं बोलूंगा एग्जाम में ये सब मत करना, ये सब टाइम वेस्ट वाला काम है। जैसे यहाँ पे एक लाइन ऐसे सोच लेना आप, 5 3 8 1 9 6 15 6 5 11 5 16 5 21 1 22 225 ये हो गया। इसको जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 5 3 8 1 9 6 15 1 5 5 10 5 15 6 21 1 22 225 यहाँ आ गया। फिर आपसे ये बोलता है भाई, क्या बोलता है? अंतिम 4। तो 6 8 6 14 14 8 22 22 3 25 2 बचा, 7 6 13 5 18 7 25 2 27 275 हो गया। कितना हो गया? 275 हो गया। तो बस आपको इतना ही बताना है कि ये जो अभी देखो इसको जोड़ोगे उस साइड आएगा 275। ये बच्चों वाले काम अब नहीं करना है, ये सब ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, मन में ऐसे फटाफट जोड़ लेना। यानी एक तरफ 225 आया और एक तरफ भाई आपका 275 आया। अब आपका फिर से काम आ गया परसेंट, आपका भाई क्या हुआ? फिर से काम आ गया परसेंटेज का। देखो कितने की वृद्धि हुई है, 225 से 75 का मतलब होता है 50 मीट्रिक टन वृद्धि हुई है। यही परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। वैसे सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अब 50 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। बेसिक जाके रिवाइज कर लेना आज की ही क्लास में, इसीलिए बताकर तब यहां आया हूं। मैं जानता हूं आपकी दिक्कत। 50 की वृद्धि तुलना 50 की किससे? 225 से। गुणा 100 कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। आप 25 से काट लीजिए, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। तो भाई आ गया। अरे कैलकुलेशन वैसन करोगे कुछ? नंबर चाहिए, नंबर कुछ तो मेहनत किया करो। तो 2, ये 25 से 9 बार कटेगा भाई। 100 दूना 200/9, 200/9 का मतलब होगा भाई 100/9 11 होता है, यानी 22.22%। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो वास्तव में उतना कठिन है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जैसे इसने पूछा, ये सवाल इसने अच्छा पूछ लिया। अब जैसे हम जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि जो हर सवाल में नहीं, उनको लगाना ही लगाना है। इसने कहा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। मेरी हर बात याद रखिए, मैंने किन 4 चैप्टर्स की बात कही थी और उसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जा रहा। औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, 4 चीज आ जाए ये सब आने लगेगा। औसत उत्पादन बोला 8 साल का। हमने औसत के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? आज की क्लास जाके देखिए, सभी पदों का योग और पदों की संख्या। और अब जोड़ने मत लग जाना, जोड़ चुके हो आप। कहां? अरे ये पीछे सवाल में देखो, 225 पहले 4 साल का, 275 अगले 4 साल का। यानी कि दोनों को जोड़ दो, आपका काम हो चुका है। अब टाइम ना गंवाना इसमें कि नहीं हमको तो लगाना है। 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 2 2 4 1 5। कितने सालों का है? 8 सालों का है। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। 8 6 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 20, 2 50 और 8 पंचे 40, यानी 62.5 मीट्रिक टन। दैट इज द आंसर। अब जोड़ने मत लग जाना दोबारा सबको। अभी तो जोड़े थे पिछले सवाल में, फिर क्यों जोड़ेंगे? अब नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, घटत नहीं प्रतिशत घटत किसमें हुई है? देखो सबसे ज्यादा वैसे देखने की बात है कि यही सबसे ज्यादा लंबा दिख रहा है। 76 से बढ़ के आ गया भाई 58 पर। अब आप चाहो तो आप कोई भी बहाना बना लो, लेकिन ये तो उत्तर आपको करना पड़ेगा।
तो आपको दिख रहा ना सबसे बड़ी घटक कहां है, परसेंटेज भी नहीं निकालना था, सिर्फ नजरों का खेल था, देख लो काम बन गया। 2017-18 है ये, नहीं 2018-19 है, सॉरी 2018-19 है ना। तो आई थिंक अब आपको धीरे धीरे ही करके लेकिन मजा आ रहा होगा इस इन चीजों को लगाने में, इंजॉय आ रहा होगा। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था रेशियो, फिर से रेशियो पूछ ले आपसे। 14-15 में कितना है भाई, देखो ये रहा 14-15, ये है 51, और 2019-20 ये है 19-20 68, तो ये 51 कितना है भाई, तो आप इसका अनुपात निकाल दो। 17×3 = 51, 17×4 = 68, 3/4 इज उत्तर। कहीं कोई परेशानी हो बताओ। ये 10 सवाल हमने ऐसे हवा में उड़ा दिए और मुझे लगता है कि इंजॉय भी क्या, रहे इतना आसान है, अभी तो पढ़ना बाकी है। आप देखो हम कैसे लगाते हैं। अभी मैंने टेबल भी लिया है, यहाँ पे टेबल के भी अच्छे सवाल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। ये टेबल 2021 में पूछी गई थी, इसके बाद में 22 की भी शॉर्ट, मैं आपको रियल पेपर करा रहा कि आपको पता चले कि हाँ भाई करना क्या है, होता कैसे है। इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे 5, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई कुछ तो अपनी तरफ से करना है ना। चलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, चैनल को शेयर कर दें और लोगों को जोड़ रखें। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है, वार्षिक कमीशन, ये कमीशन है कि 2015 में इनको इतना कमीशन मिला, 16 में इतना, 17 में, ये डेटा थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बड़ा, फिर भी कुछ एक सवाल देखते हैं, इसको पढ़ो ही मत। और नीचे हमारा योग भी दे रखा है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, सेल्समैन सी कहां पे है, ये है सेल्समैन सी, अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। चलो अच्छा सी देखो, ये 26 से 27,800 में देखो कितना बढ़ा होगा, 26 से 27,200 1000, ये मतलब 1600 बढ़ा है। यहां 27,800 से 28,200 में केवल 400 बढ़ा है। 28,200 से 29,100 में 28 से 29 900 बढ़ा है। 29 से ये 300 बढ़ा है 29,400 में, और यहाँ पे ये 600 बढ़ा है। अब आप देखो कहीं ऑप्शन है क्या, कहीं ऑप्शन है क्या 2016 वाला, कहीं 2016 वाला ऑप्शन है क्या भाई, यही तो है 1600। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, 1600 में हुई है। चाहे तो इन सबको ना लगाते, दिख रहा था कि हाँ छोटा छोटा वैल्यू है, 27,800 2800 400 900 300 600, सबसे ज्यादा किसमें 1600। ये अप्रोच होना चाहिए, ये एग्जाम अप्रोच है। आप बताओ सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, 1600 वाले में। और इसको चाहो तो ना मिटाओ, आप चाहो तो ना मिटाओ, ये ऑप्शन सी के लिए आप इसको रख लो, बाद में काम आएगा। अगला पेज देखो, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। क्या बात, क्या खतरनाक बात उसने बोल दी। साल 2018 लेना है, 18 साल 2018 लेना, और वर्ष बी का कमीशन पांचों सेल्समैन। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पांचों को जोड़ने लगेंगे, भाई पांचों का उसने पहले ही जोड़ के दिया है साल 2018 में, 1,46,960 दिया है। और बी का अगर हम देखें इसे में, यह है 28,000, यानी 28, आपको यह बताना था एक्चुअली में कि बी का कमीशन लगभग कितना परसेंट है ना, यानी बी का कमीशन 28,000, बी का कमीशन कितना है, बी का कमीशन 28,000, और टोटल कितना है 1,46,960, 1,46,960, और कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो आप देखो मैं आपको एक टेक्निक बता दूं, अगर ये या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, चलो मान लिया एक बार को, लेकिन अगर ये 14.146 है तो 14 दूना 28 होता है, 14 दूना कितना होता है 28, होता है कि नहीं होता, हाँ या ना बताना। देखो ऐसे काम नहीं चले, 14 दूना 28 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये फिर 14 दूना 28 हो रहा कि नहीं, यानी 20 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 146 है ना, 14.6 है, थोड़ा सा कम। कैलकुलेशन नहीं करनी, भाग भाग नहीं करना, फुर्सत में नहीं बैठे, 100 में करोगे भाई शाम हो जाएगी लगाते लगाते। हम कह रहे हैं थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ। 14 दूना 28 होता है ना, लेकिन ये 14 नहीं 146 है, इसका मतलब है कि वैल्यू 20 से थोड़ी सी कम होगी। आप ऑप्शन ए लगा दो भाई, 19.05, काम खत्म। ठीक है, 93 देखो,
यहां पे है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब देखो जितने भी सवाल हैं सब आसान है। देखो यहां पे हमको जो कंपैरिजन करनी है, अपनी एक स्लाइड रहेगी 2015 वाली और एक स्लाइड अपनी रहेगी 2018 वाली। ये दो स्लाइड्स का हमको कंपैरिजन यहां पे करना रहेगा। इसको अगर हम समझें कि किसकी वृद्धि ज्यादा है, और पांचों का चेक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में 4 ही है, ए बी सी डी, यानी ई वाले का हम चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम ए का देखें 27,350 से लगभग 29,800 हुआ। अब आप चाहें तो घटा के भी देख सकते हैं ए वाले का, 29,800 और माइनस 27,350। तो जब आप घटाओगे तो 27,350, 28,350, 29,350, यानी 2,000 तो सीधा सीधा हो गया। और मैं ऐसे ही करता हूं, फिर 350 से 4 3 7, यानी लगभग ये 2400 आएगा। 2400 और 50 और 2450 है। बाकी घटाने को घटा लो, 0 में 0, 10 में 5 जाएंगे 5, और उसके बाद जो है 7 में से 3 जाएंगे 4, और 9 में से 7 जाएंगे 2, 2 में से 2 जाएंगे 0। अब इसी चीज को आपको बी के साथ करना है, इसी चीज को आपको सी के साथ करना है, इसी चीज को आपको डी के साथ करना है। जब आप बी के साथ कर रहे होगे तो आपका ये 26,850 है और ये 28,000, इसको तो आप सीधा कर लो, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। 27,000, 1,150, यानी कि केवल 1,150 की वृद्धि है। सब में टाइम नहीं बर्बाद करना। 26,000 या 28,000, तो 26 पे 27, 27 एक 28, 1,000 और 150। और सी वाला देखो, टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ तालिका में समय लगता है, छूट जाता है। सी वाला अगर हम देखें कि 26,201 है और ये 29,000 है। अगर हम देखें तो 26 से 27,000, 28,000, 29,200, 3,000 होना चाहिए था, लेकिन 100 कम रहेगा तो ये उसको आप 2900 ले लीजिए। अब ये सब टेक्निक्स अगर आपको आती है भाई, आप देखो, आप घटा लो। यहां पे देखो ये 29,100 है और ये 26,200 है। आप घटा के देख लो, 2900 आएगा। हमने ये बोला कि 26 से 27,000, 28,000, 29,000, 3,000 करते तो 29,200 आता। 100 कम कर दो, 2900 आंसर आ गया। डी वाला भी देख लो, 27,850 से 30,060, तो 28,000 एक हो गया, 2,000 एक हो गया, और 2,060 और 150 और लगभग 2200 के करीब आएगा। हमारा काम हो चुका। उसने कहा मैक्सिमम वृद्धि किसमें है, तो 2900 वाले में, यानी कि सी वाले ईयर में। सही है, बढ़िया है। चलो, तो ये सब जब आप करोगे, ये चीजें जब आप पढ़ोगे, देन आपको फील होगा कि हाँ ये सब किया जा सकता है। उतना टफ, उतना टिपिकल नहीं है। बस हम अपना कंसंट्रेशन ना खोएं, अपनी चीजें ना गवाएं, है ना। बताओ, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है वो क्या है भाई, आपका उच्चतम। देखो, उच्चतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। साल 2017 में, साल 2018 में, साल 2019 में और साल 2020 में। यानी आपसे कह रहा है कि कोई भी एक आदमी उठाइए और उसका ये बताइए कि किसी भी सेल्समैन के द्वारा जो मैक्सिमम उसने पाया है और जो मिनिमम उसने पाया है उसमें कितने का गैप है। अगर हम ए के बारे में देखें, ए के बारे में अगर हम देखें तो ए ने मैक्सिमम जो पैसा कमाया है वो कमाया है 29,800 रुपए। ए ने जो मैक्सिमम पैसा कमाया 29,800 रुपए। मिनिमम जो पैसा कमाया वो अगले ही साल 24,600 रुपए। इन दोनों का अंतर देखो, 0 0 8 में से 6 जाएंगे 2 और 9 में से 4 जाएंगे 5, यानी 5200 क्या है इसका, 5200 इसका क्या है भाई, डिफरेंस है। तो और कोई है बी का, अगर आप देखोगे बी के लिए, देखो बी ने मैक्सिमम कितना पैसा कमाया है, तो आप देखोगे बी ने मैक्सिमम 29,000 रुपया कमाया है, 29,000 रुपया कमाया है। और मिनिमम अगर हम देखें तो ये मिनिमम है भाई, क्या कहां पे है इसका मिनिमम, कहीं है मिनिमम है कहीं पे, ये है इसका सबसे कम, ये 26,850। तो इसका जो गैप आएगा वो आएगा 0 0, 10 में से 5 जाएंगे भाई, नहीं 0 नहीं 5 आ जाएगा, और फिर ये 10 में से 5 क्यों, 9 में से 8 जाएंगे 1 और 2, 2,150। ऐसे ही आप देखोगे कि कौन से साल में, किसी भी वर्ष में, किसी भी सेल्समैन के द्वारा इसने बोला है, किसी भी सेल्समैन के द्वारा इसने बोला है। तो आप देखो कि अभी तक और आगे भी अगर आप ऐसे निकालो, फाइंड आउट करो, सी का क्या है मैक्सिमम 30,000 है,
ऐसे देख लो, मिनिमम इसका 26,000 है तो 4,000 का गैप है, मैक्सिमम 4,000। इसका 32,000 है, इसका मिनिमम है 27,000, 3,000 का गैप है। तो मैं तो कहता हूं कि और किसी का है ही नहीं है। इसका 30,000 है, मैक्सिमम मिनिमम है 28,000। सबसे ज्यादा इसी भाई साहब का 5200 है, साल 2018 नहीं 18 लगाओगे, 19 लगाओगे, 19 लगाओगे, क्योंकि इसने पूछा है कि उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, कम ज्यादा की बात नहीं, अंतर अधिकतम है तो 2019 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में जब गया ना तब 5200 का अंतर आया। 18 में तो उसने 29,800 कमाया ही था। तो ये इतने सवाल मैं आपको लगा रहा हूं। इस पूरी क्लास के बाद मैं आपको एक सवाल आपके घर के लिए दे रहा हूं, और ये जो आपको सवाल है आपको कमेंट करना है। इसी वीडियो के नीचे इस सवाल का उत्तर कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक की क्लास पढ़ी, सीखी और समझी है, ये चीज आप लगा लोगे पक्का। और इसका कमेंट अगर आपने कर दिया तो मुझे पता है कि आप आने वाली 2023 की परीक्षा में एकदम कूदने वाले हो, एकदम आग लगाने वाले हो। ये रही अपनी क्लास दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें सिखाई, समझाई। मैंने आपको कुछ ना सिखाया हो, लेकिन एक अप्रोच दिया कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तब आप परीक्षा को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे कौन कौन। अभी तो ये डेमो क्लास समझ सकते हैं आप इसको, कि मैंने दिखाया कि हाउ टू सॉल्व द रियल क्वेश्चंस। अभी इसके बाद तो हम अपनी डिटेल क्लास ले आएंगे, जिनमें हम एक एक प्रश्न की डिटेल व्याख्या कर रहे होंगे, टाइम के साथ समय लगा के उसको समझ रहे होंगे। वो जो 4 चैप्टर्स की थ्योरी मैंने आपको समझाई पीछे कि हाँ इन 4 चैप्टर से सवाल आते हैं, ये जो आपका यहां पे मैंने लिखा ये वाली चीज कि इन 4 चैप्टर को पढ़ना है, इनके बेसिक्स यहां पे मैंने बताए हैं और भी बतानी है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गाइडर यूट्यूब चैनल आपकी मदद के लिए तैयार है। एक अकेले के रूप में जितनी मैं मदद कर सकता हूं उतनी मैं जरूर करूंगा, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं हमेशा ही क्षमा चाहूंगा, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि सारे विषय मैं पढ़ाऊंगा, और उतना समय भी नहीं हो पाता कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ाऊंगा, तब भी नहीं खत्म कर पाऊंगा। एक टीम संसाधन चाहिए होते हैं जिनकी अभी कमी है। समय जरूर होगा अच्छा तो हम सारी चीजें आपके लिए कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।